नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोगों की जो तैयारी है ये भी ठीक ठाक चल रही होगी। अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो 2019 में जिन बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है उनके मन में अब कौन सी समस्याएं चल रही हैं, कौन कौन सी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है और इन समस्याओं के समाधान क्या है। अपन इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, पहले तो आप सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो मेहनत की, आप लोगों ने जो हार्डवर्क किया, उसका परिणाम आ गया है। इसके साथ ही ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी आपकी सफलता नहीं है। ये सफलता का एक पहला पड़ाव है, जिस पड़ाव को हमने पार किया है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद अपने आप को एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन मानने लगते हैं, अपने आप को एक बहुत बड़ा सलाहकार मानने लगते हैं, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी मेकर मानने लगते हैं। और आप क्या करते हैं, रिजल्ट आने के बाद लोगों को सलाह देने में, लोगों को गाइड करने में और वाहवाही बटोरने में अपना पूरा टाइम खराब कर देते हैं। इसका परिणाम ये आता है, जो मुख्य परीक्षा आपके पास है, हम उस मुख्य परीक्षा पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारा जो परिणाम है, जो रिजल्ट है मेंस वाला, ये हमारे अगेंस्ट आ जाता है। और फिर बच्चों को बहुत सारा दुख होता है, फिर पछताते हैं कि इतनी सारी मेहनत हमने की और हमारी मेहनत यहाँ पर क्या हुई, खराब हुई। मेरे सभी प्यारे साथियों, अगर आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जानी चाहिए। अभी तक आपने जो मेहनत की है उसके डबल आपको मेहनत करनी है और ज़्यादा शांत आपको हो जाना है और ज़्यादा गंभीर आप लोगों को हो जाना है। पेशेंस का घड़ा अपने पास लेके आ जाइए। ना तो ज़्यादा किसी से डिस्कशन करना है, ना ज़्यादा किसी से रिजल्ट पे बातें करनी है, ना ज़्यादा परेशान होना है। जैसे आप पहले पढ़ते आ रहे थे उसी तरीके से तैयारी कीजिए और ये सोचिए कि अब जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है, अब मंजिल बड़ी है, अब बड़ी मछली को जाल में फंसाना है तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। लोगों को ज्ञान देने में, सलाह देने में या फालतू के काम करके अपना टाइम खराब करने से अच्छा ये है कि हम क्या करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। क्योंकि एक ही ऐसा आपके पास तरीका है जो आपको आगे लेके जा सकता है। और अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी जिनकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। जो लोग अब आपको शाबाशी दे रहे हैं, जो लोग आपको वाहवाही दे रहे हैं, वही लोग फिर आपको उल्टा सीधा क्या करेंगे, बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि थोड़े से धीर बने, थोड़े से गंभीर बने, थोड़े से समझदार बने। अभी तक आपने अगर पढ़ाई नहीं की है तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। ये एक पहला आपसे अपील है, विनम्र निवेदन है। आप इसको क्या करें बेटा, ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि जैसे ही हमारा प्रीलिम्स पास होता है, रिजल्ट हमारा आता है, हम पास करते हैं पेपर को, तो बच्चे के मन में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे डर और बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान होना शुरू कर देता है। बेटा, परेशान होना बंद नहीं करना है। और परेशानी के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम जगह जगह, अलग अलग जगह गाइडेंस लेने जाने लगते हैं। किसी ने, सीनियर ने ऐसा बोल दिया, वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी सर ने बोल दिया, वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका रिजल्ट आया है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी तैयारी का एनालिसिस करें। अपनी तैयारी का एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि देखें हमारे ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे तैयार हो गए हैं और ऐसे कौन से टॉपिक हैं हमने जिनको तैयार नहीं किया है। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आगे आने वाले आपके पास जो 15 दिन हैं, मतलब अगर आज से मैं आपसे बात करूं, अपकमिंग आपके पास जो 15 डेज हैं, इन 15 दिन में आपको वो सारी चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए जिनको आपने कवर नहीं किया है, जो आपसे नहीं बनते हैं या जिनमें आपको परेशानी आ रही है। और जो आपके तैयार हो गए हैं, बेटा एक काम पे तो आप बिल्कुल गांठ बांध दीजिए कि आपको 3 घंटे, कैसे भी करके 3 घंटे पर डे क्या करना है, आंसर राइटिंग तो करनी ही करनी है। जितने टॉपिक आपके कवर हो गए हैं उनकी आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर डर लग रहा है तो उस डर को ख़त्म कीजिए, क्योंकि लिखना हमारे पास सबसे बड़ा डर है। हम इसकी तैयारी करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बात लिखने की आती है तो अच्छे अच्छे धुरंधरों को डर लगने लगता है कि क्या हम वो लिख पाएंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इस डर को पेपर तक बना के
ले जाना या पेपर में लेके जाने से बढ़िया है कि अभी थोड़े से प्रयास कर लें, अभी इस डर को यहाँ पर ख़त्म कर लें। अगर आपने इस डर को यहाँ पर ख़त्म कर लिया तो पेपर में डेफिनेटली आपको क्या करेगा, बेनिफिशियल रहेगा। पेपर में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बिल्कुल भी लेखन का अभ्यास आपने नहीं किया है, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अभी तक नथिंग है, तो आप लिखना स्टार्ट करें। जो टॉपिक आते हैं उनको लिखना स्टार्ट करें, वर्ड लिमिट में लिखना स्टार्ट करें और पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करें, लिखना स्टार्ट करें। साथ ही 15 दिन आपके पास जो है ये बड़े क्रूशियल है, क्योंकि उम्मीद है कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर मेंस की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके पास आ सकती हैं। अगर मेंस की एग्ज़ाम डेट आपके पास आ गई, हो सकता है हमें 60 दिन का समय मिला, हो सकता है हमें 45 दिन का समय मिला, हो सकता है हमें 1 महीने का समय मिले, कुछ हम नहीं कह सकते ना अभी। तो मेंस की डेट आ सकती है आपकी अगला 15 दिन में। तो 15 दिन में जितने हमारे टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं, मतलब ऐसे टॉपिक कुछ भी होंगे ना जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उन टॉपिक को कवर कर लें। और जितने आपके सिनॉप्सिस रह गए हैं बेटा, फिर आप लोगों से बोलूँगा ये सिनॉप्सिस को क्या कर लें, आप तैयार कर लें, क्योंकि सिनॉप्सिस आपको क्या कराने वाले हैं, मेंस में आपको सफलता दिलाने वाले हैं। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो मेरी एक सिंपल सी सलाह आप लोगों को ये है कि जब तक आपकी डेट नहीं आती है तब तक तो आपको ज्वाइन करना ही नहीं है। एक और काम आप लोग कर सकते हैं कि जब 1 महीने आपका रह जाए, पेपर के मेंस का 1 महीने आपके पास रह जाए, आप उसके समय से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले एक काम करिए, 1 महीने आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह आप लोग रहते हैं वहाँ पर रह के तैयारी करें। किसी बड़े शहर, बड़े संस्थान की तरफ जाने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तैयारी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस जगह पर रहते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं, जैसे माहौल में आप लोग रहते हैं, वहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रायोरिटी मेंस होना चाहिए, ना कि परिस्थितियाँ, ना कि परेशानियाँ, ना कुछ और। लोग बहुत बड़े बड़े आपको वादे करेंगे, बहुत लोभ लुभाने आपको ललचाने की कोशिश करेंगे, नहीं सुनना है। 1 महीने जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी जगह आप लोग रहते हैं, वहाँ पर रहकर अपनी तैयारी को फाइनल टच दीजिए। इसके दौरान आप लोग क्या कर सकते हैं, इस दौरान आप लोग कर सकते हैं कि अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लिखें। साथ में अदर हमारी जो स्टेट पीएससी हैं, इन अदर स्टेट पीएससी के पेपर रिसेंटली हुए हैं, तो आप लोग क्या करें, इनको लिखें। इसी के साथ में हमारा जो ऐसे राइटिंग है, इस ऐसे राइटिंग पर फोकस करें। हमारा जो एथिक्स वाला पेपर है, इस एथिक्स वाले पेपर को अच्छा कर लें। हिंदी वाला आपके पास जो पेपर है, इस हिंदी वाले पेपर को क्या कर लें, अच्छा कर लें। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये 1 महीने हमारी तैयारी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको आपको बर्बाद नहीं करना है। रिजल्ट आने के बाद बच्चे टेस्ट सीरीज की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, बच्चे बड़े बड़े संस्थानों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। टेस्ट सीरीज आप कितनी भी लगा लीजिएगा, जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, जब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी, उस टेस्ट सीरीज का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। टेस्ट सीरीज पेपर के 1 महीने पहले अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और आपसे स्पेशल सलाह है, कोई भारी भरकम टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करिएगा। बड़े बड़े संस्थान बड़े बड़े वादे करके 20-20, 30-30 हज़ार में टेस्ट सीरीज रिलीज करते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर आपने बढ़िया तरीके से सिलेबस को तैयार किया है, रेगुलरली घर पे बैठकर अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, आपने अगर मॉक क्वेश्चन बनाए हैं, बेटा खुद से क्वेश्चन डेवलप करने की कला सीखिए और किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 बार खुद से लिखकर उसको एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपका सीनियर है, आपके कोई टीचर है, अगर आपकी फैमिली में कोई समझदार है, तो उससे क्या करिए, उसको एनालाइज कराइए और वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो दूसरी बात, जो टेस्ट सीरीज वाली बात है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब तीसरी एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है, हम कंपैरिजन के दौर में चले जाते हैं। हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ बच्चे 5 साल से पढ़ रहे हैं, उसने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उसने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, चलो मैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने नहीं जाता हूँ, अपने इस दोस्त से पेपर ले लेता हूँ, अपने उस दोस्त से पेपर ले लेता हूँ, पड़ोसी से ले लेता हूँ, आगे वाले से ले लेता हूँ, सबसे पेपर ले लेता हूँ और लगभग सारे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करते हैं तो एक करना है। अगर आप मॉक पेपर सॉल्व करते हैं तो किसी एक कोचिंग के करना है, हर कोचिंग के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि कोचिंग संस्थान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपने आप को महान बनाने के लिए पेपर को ऐसे सेट करते हैं कि बच्चों से बने ही नहीं। वो ये शो करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों से ही पेपर बनता है, मतलब आप हमारे पास पढ़ने आइए तभी हमसे बढ़ेगा। बहुत सारे कोचिंग संस्थान आपको बोलेंगे हमने इतने बच्चों का सिलेक्शन दे दिया, हमने उतने बच्चों का सिलेक्शन दे दिया। बहुत सारे टीचर आपसे बोलेंगे
यथार्थ क्या है आप भी जानते हैं। कोचिंग संस्थान की बात करें, टीचर्स की बात करें, 5% 10% हमारा रोल होता है आपके सिलेक्शन में। आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेक्शन आप लेते हैं। तो ये चकाचौंध में ना भागे कि इसने इतने सिलेक्शन दे दिए तो इसके पास जाना है, इसने ऐसा कर दिया तो उसके पास जाना है, ये पहले नंबर पर है तो इसके पास जाना है, ये दूसरे नंबर पर है तो आपको वहाँ जाना है। ऐसे काम नहीं करने हैं बेटा। एक तीसरी समस्या हमारे सामने क्या आती है, टीचर डिसाइड नहीं कर पाते हैं। बेटा आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप इस सोसाइटी को सर्व करेंगे और आप एक टीचर को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हम रैंकिंग्स के पीछे भागते हैं कि टॉप एजुकेटर्स कौन हैं, हम एक्सप्लोर करना ही नहीं जान रहे हैं। अरे टीचर्स की क्लासेस में जाइए, उनको एक्सप्लोर कीजिए और एक्सप्लोर करने के बाद नॉलेज देखिए कौन कहाँ पर आपको नॉलेज के आसपास बात कर रहा है। और नॉलेज क्या पीएससी स्पेसिफिक कोई आपसे बात कर पा रहा है क्या? कोई एक नई चिड़िया हमें किसी ने पकड़ा दी, अपन उसको भगवान मान लेते हैं, ओहो मज़ा आ गया, फीलिंग आ रही है बिल्कुल गांधी जैसी, जितने गांजे में सुख है। ऐसा नहीं करना है बेटा। आप थोड़े से ऑफिसर बनेंगे, इस सोसाइटी को सर्व करना है आपको, थोड़ा सा समझदार बनिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए और अपने तरीके से पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे बच्चे 2-2 संस्थानों को ज्वाइन कर लेंगे। अरे कैसे? अगर आप 8 घंटे पढ़ने दोगे कोचिंग में जाके, बेटा कैसे पॉसिबल है? अभी आपकी परीक्षा की अवधि आई है, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। सबसे बढ़िया काम क्या है, पहले तो जो मेंस के फॉर्म आपकी डेट आ जाएगी तो प्रॉपरली मेंस का फॉर्म भरिएगा, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलत डॉक्यूमेंट नहीं डलने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपको मेंस में लगाने हैं उनको क्या कर लें, तैयार कर लें। अगर किसी में स्पेलिंग एरर है, किसी में डेट ऑफ बर्थ को लेकर समस्या है, तो मैं चाहूँगा आप इन दौरान क्या कर लें, इनको सही करा लें। लोड नहीं लेना है किसी चीज़ को, बर्डन नहीं लेना है किसी चीज़ का, सब कुछ भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया होगा और आप लोग आगे भी क्या करेंगे, बहुत अच्छा करते चले जाएंगे। कोशिश करें कि जो पेपर में करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है, तो पिछले साल भर की कुछ स्कीम्स की बात करें, इकोनॉमी के डेटा हैं, मजदूरों की समस्या हैं, ऐसे डेटा हैं, इन डेटाओं को फाइंड करें, इनके प्रॉपर नोट्स बना लें, उनको बार बार रिवाइज करें और डेटा पेपर में डाल के यहाँ पर क्या करें, जरूर आएँ। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं बेटा जो आपको यहाँ पर परेशान कर रही हैं, इनसे परेशान नहीं होना है। और कुछ जो बेसिक सी टिप्स हैं बेटा, अगर आप 19 वाले बच्चों के लिए, मेरे जितने भी सारे साथी हैं उनको 1-2 सलाह और मैं यहाँ पर दे देता हूँ। वो आपको पास क्या है, देखिए, अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अभी आपके पास जो वर्ड लिमिट है, इस वर्ड लिमिट पे फोकस करने का समय आ गया है। प्लीज़ फॉलो गिवन लिमिटेशंस। जो भी आपको यहाँ पर शब्द सीमा दी गई है, जैसे 19 वाले बच्चों को 3 अभी हैं, जैसे आपको एक 20 शब्द में लिखना है, 20 शब्द के अलावा एक आपको 100 शब्द में यहाँ पर लिखना है, अपन 100 शब्द की बात करते हैं, एक आपको यहाँ पर 300 वर्ड्स में लिखना है। तो इनका क्या करें बेटा, पालन करें। पालन करने का मतलब क्या है कि कोई क्वेश्चन अगर आपका यहाँ से 18 शब्द में समाप्त होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन आपका 25 शब्द में चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर सवाल आपका 25 शब्द में नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि ज़्यादा हमारा जगह कंज्यूम होगी। एक ही कॉपी मिलती है एक पेपर को लिखने के लिए, दूसरी कॉपी मिलती नहीं है, तो हो सकता है आप ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लें और हमारे पास फिर आधा पेपर हमारा रह जाए। तो ज़्यादा शब्दों का यूज़ भी नहीं करना है। दूसरा क्या है कि ज़्यादा बड़ा आंसर लिख देते हैं तो एग्जामिनर भी परेशान होता है, यार कम शब्दों में भी बात कह सकता था, ये इतनी सारी बातें क्यों बोल के चला गया है। तो लिमिटेड आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ज़्यादा शब्द लिख दोगे पहले ही तो अपना टाइम भी कम पड़ सकता है। तो वर्ड लिमिट की भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखना है। और आपका पेन भी क्या हो सकता है बेटा, परेशान कर सकता है बाद में। पहली चीज वर्ड लिमिट का याद रखना है। दूसरा बेटा आपको यहाँ पर क्या रखना है, दूसरा ये है पेन। देखो बच्चा, पेन को लेकर अपन बहुत परेशान होते हैं, सर आप सजेस्ट कर दीजिए, किसी टॉपर से पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं। 5-10 रुपए के आपके जो पेन आते हैं, थोड़े से स्मूथली आपके पास जो चलते हैं, इन पेनों का उपयोग कीजिए, जिसकी ग्रिप अच्छी हो, आप आसानी से पकड़ सकें, लिखने में आपको दिक्कत नहीं आती हो। थोड़ी सी ग्रिप ऐसी हो कि पसीना वसीना ना आए हाथों में ज़्यादा और आपको परेशान ना करें, फिसले ना। ऐसे स्मूथ चलने वाले किसी भी पेन की आपको आदत बन जाए, आप उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो पेन पे आप क्या करना है, फोकस करना है। 15 पेन नहीं बदलने हैं। साथ ही मेंस में बेटा एक ही कलर का पेन, सिंगल कलर आपके पास क्या है, सिंगल कलर का यूज़ कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना जो ब्लू पेन होता है ना बेटा, इस ब्लू पेन को लिखें। कुछ बच्चे ब्लैक पेन से भी लिखने की कोशिश करते हैं,
बट ब्लू अपना बढ़िया है। ब्लू बॉल पेन का आपको क्या करना है, यूज़ करना है। जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप अभी यहाँ पर जेल पेन से लिखोगे तो पेपर में जेल पेन से लिखने में परेशानी आएगी। सर लिखने के क्या घाटे हैं? बेटा जेल पेन आपका फैलता है, कॉपी आपकी ख़राब कर देगा, आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। क्लियर है? तो जेल से लिखने की परमिशन है या नहीं है, इस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। ब्लू बॉल पेन का आप लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसी के साथ में कुछ बातें और आपको याद रखनी है बेटा। जैसे क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जय श्री राम, सीताराम, भारत माता की जय, सरस्वती माता की जय, कोई माता पिता की जय लिखता है, कोई किसी की जय लिखता है। पेपर में किसी भी जगह कहीं भी आपको ना तो भारत माता की जय लिखना है, ना आपको जय हिंद लिखना है, ना आपको राम राम लिखना है, ना आपको राधे श्याम लिखना है। किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा बातें आपको वहाँ पर नहीं लिखनी है। कारण ये है, ऐसा माना जाता है कि आप कोई स्पेशल सिंबल छोड़ के जा रहे हैं कॉपी में, और ये एग्जामिनर के लिए क्या है, एक मैसेज है कि मैंने ऐसा लिखा है। वो आपकी कॉपी को क्या कर सकता है, रिजेक्ट करा सकता है। आपकी भक्ति भावना, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा ये अपने घर तक रखिए, कुछ भी वहां पर आपको लिखकर नहीं आना है, याद रखिएगा इस चीज के लिए। क्लियर? अगर आप लोग कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति का नाम लिख के नहीं आना है, ऐसे किसी दोस्त का नाम लिख के नहीं आना है। गलती से जो आपके साथी उसी पेपर में वहां पर बैठा हो, ये भी आपके लिए क्या कर सकता है बेटा, परेशान कर सकता है। किसी अननोन व्यक्ति का नाम, रामलाल, श्यामलाल, हीरालाल, मोतीलाल, जो भी आप लोग लिखना चाहें ऐसा क्या कर सकते हैं, लिख के आ सकते हैं। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न आया है तो वाइज्ड मेंटेलिटी वहां पर नहीं बतानी है। आप कितने भी बड़े बीजेपी के फॉलोअर हो, आप कितने भी बड़े कांग्रेस के फॉलोअर हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और वहां आपसे अनवाइज्ड होने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि ऑफिसर एक सोसाइटी का होता है, एक समाज का होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। तो आंसर राइटिंग में भी अनवाइज्डनेस आपकी दिखनी चाहिए। किसी एक पार्टी के अगेंस्ट है, किसी एक पार्टी के फेवर में आपकी बातें नहीं होनी चाहिए। मिले जुले उत्तर आपको वहां पर क्या करना है, देके आना है, चाहे भले आप किसी चीज को कितना भी पसंद करते हो या किसी चीज को आप कितना भी यहाँ पर हेट करते हो। ये बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक और बात देखिए, हम लोग क्या करते हैं जब भी लिखना शुरू करते हैं कुछ भी, जैसे मैंने ये आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा क्या, रामलाल, ये मैंने रामलाल लिख दिया। अब मुझे समझ में आया कि रामलाल नहीं लिखना था, श्यामलाल लिखना था। मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, काट दिया। फिर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ये श्यामलाल लिखना स्टार्ट किया। फिर मुझे पता चला कि श्यामलाल तो लिखना ही नहीं था, यहाँ पर मुझे भूरा लाल लिखना था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले क्लियर कट अपने माइंड में सोच लीजिए आपको क्या लिखना है। ये ऐसी वाली जो साइन है ना बेटा, ये नहीं बनाने हैं ज़्यादा, कट्टिस पिट्टिस ऐसे नहीं करनी है, कॉपी को खराब कर देगा। अगर मान लीजिए आपने रामलाल लिख दिया है और रामलाल गलत हो गया है, आपको कुछ और लिखना था, तो आप इस तरीके से क्रॉस लगा दीजिए बड़ा वाला, सिंगल पेन से, ज़्यादा काटापीटी नहीं करनी है, और आप उस लाइन की बाद से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जामिनर समझ जाएगा आपसे गलती हो गई थी। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कर दीजिए, ये मैंने मान लीजिए यहाँ पर श्यामलाल लिखा, और श्यामलाल लिखने के बाद आप यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, ये लाइन खींच दीजिए, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। ये बात का आपको याद रखना है। इसी के साथ में आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में कोई फूल बना देता है, किसी को कुछ बनाना होता है, किसी को घर बनाना होता है, किसी को स्टार बनाने की आदत होती है, किसी को कुछ बनाने की आदत होती है। तो ये घर, ये फूल, ये स्टार, ये पंछी, ये भी नहीं बनाना है आपको किसी भी स्तर पर। ये आपकी जो कॉपी है इसका क्या करते हैं बेटा, बिगाड़ते हैं, और ये मिसबिहेवियर के अंतर्गत आती है कि आप शायद कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं पेपर में। इसी के साथ आपको एक और बात का यहाँ पर याद रखना है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बॉक्स रहते हैं, ये कॉपी है, ये बॉक्स यहाँ पर दे रखे हैं बेटा, ये बॉक्स होते हैं क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर डालने के लिए। अपन यहाँ पर क्या करते हैं, जो पॉइंट के पॉइंट होते हैं 1, 2, 3, ये भी इनमें ही डाल के चले आ रहे हैं। नहीं भैया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉपर डालना है, उसका आंसर नंबर प्रॉपर यहाँ पर डालना है, और क्वेश्चन लिखने में समय व्यतीत नहीं करना है पेपर में, नहीं तो आप पता चला कि क्वेश्चन ऐसा कैसा नोट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर डालिए, उसका आंसर नंबर डालिए, और प्रॉपर यहाँ पर लिखिए। प्रॉपर लिखना आपका बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो ये चिड़िया चुड़िया आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बनानी है। क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन नंबर डालना है, नंबर कॉपी के अंदर डालना है। एक और बात का आपको याद रखना है बेटा, जैसे आपने क्या किया कि बहुत बड़ा आंसर लिखा, मान लीजिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आंसर लिख दिया। अब इसको एग्जामिनर कैसे पढ़े पूरा, उतनी फुर्सत तो उसके पास नहीं है। क्या कर सकते हैं, जो कीवर्ड्स आपके पास हो सकते हैं, जैसे वर्ड लिमिट है, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, है ना, इसमें ऐसा नहीं पूरी कॉपी अंडरलाइन नहीं कर देनी है,
हर लाइन अंडरलाइन कर रहे हो। जो एक इंपॉर्टेंट बात आपके पास हो सकती है, जो आप समझाना चाहते हैं, आप उसको क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। और अंडरलाइन करने का मतलब बेटा यहाँ भी कोई हरकतें नहीं करनी, एक सीधी लाइन खींचनी है। पता चला कि ऐसे कर दिया आपने अंडरलाइन, ये काट ही दिया, एग्जामिनर को लगे करना ही नहीं था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कलाकारी कर देते हैं, इस तरीके से करके आते हैं, ऐसी कर देंगे। बेटा ये कलाकारियां नहीं करनी है, सिंपल सी अंडरलाइन करना है। नहीं होता है तो स्केल से कर दीजिए, है ना, स्केल से कर दीजिए। लाइन खींचने के लिए कोशिश करिए स्केल का यूज करें। आड़ी टेढ़ी लाइन खींचेंगे तो कॉपी को क्या कर देगा, बिगाड़ देगा। जितनी साफ, सुंदर और सुथरी कॉपी आपके पास रहेगी, उतना बढ़िया आपका स्कोर होने की क्या है, संभावनाएं हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गंदा लिखते हैं कि आपने लिखा है तो कोई भी उसको नहीं समझ पा रहा है, तो मेरी एक सलाह आपको है, अभी से थोड़ा सा आंसर राइटिंग पर फोकस करना स्टार्ट कर दें। लगातार लिखेंगे तो आपकी उत्तर लेखन क्या हो जाएगा बेटा, सुधर जाएगा। एक और बहुत बड़ा सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर क्या हम लोगों को लगातार आंसर लिखना चाहिए, या 15 नंबर का पहले लिख सकते हैं, 6 मार्कर का पहले लिख सकते हैं, 3 मार्कर का पहले लिख सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखो बेटा, रिस्ट्रिक्शन तो कुछ भी नहीं है, मना तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्तिगत मेरी सलाह आप लोगों को ये है, अगर आप एक लगातार और एक ऑर्डर में लिखेंगे तो बेटा काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्यों बढ़िया रहेगा? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप किसी के घर में मान लीजिए एक मेहमान के तौर पर गए हैं, और जाने के बाद सीधा सा आपके सामने थाली परोस दी जाए, आपको खाना खिला दिया जाए, और खाना खिलाने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिर पानी लेकर आया जाए, चाय लेकर आपके सामने आए कि लो साहब चाय पी लो। चाय पीने के बाद आपको यहाँ पर पानी दिया जाए कि लो साहब पानी पी लो, और पानी पीने के बाद आपसे बोला जाए कि चलो हैंड वॉश कर लेते हैं। अब फिर आपको हैंड वॉश कराने के लिए भेजा जाए। किया तो उसने सब है, ऐसा तो नहीं है कि उसने नहीं किया, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, जब वहां से आओगे तो गाली देते हुए निकलोगे, यार क्या मूर्ख इंसान है, इनको इतना सा नहीं पता कि क्या करना है, कि कोई घर में आया है तो पहले हैंड वॉश कराने चाहिए, फिर उसको पानी देना चाहिए, अगर खाने में समय है तो कुछ चाय नाश्ता उसको दिया जा सकता है, फिर खाना उसको दे जाना चाहिए, और खाने के बाद फिर थोड़ा सा विश्राम की व्यवस्था करनी चाहिए। उसने गलत तो नहीं किया, सारी चीज़ें की। आपको कैसी फीलिंग आएगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगने वाला है, बड़ी गालियां दे के आओगे। तो सेम कहानी एग्जामिनर के सामने होती है। उसके सामने बेटा पेपर रहता है, क्वेश्चन नंबर से वो देखता है कि हाँ भैया मुझे आगे जाना है, उसके पास सॉल्यूशंस रहते हैं कि किस पैरामीटर के आसपास मुझे देखना है। अगर क्रम बाई क्रम चलता रहेगा तो उसको परेशानी नहीं आएगी, उसको दिक्कत नहीं आएगी। पता चला कि आपने एक यहाँ पर 15 मार्कर लिख दिया, एक यहाँ पर 15 मार्कर लिखा, फिर आपने एक यहाँ पर 3 मार्कर लिख दिया, फिर आपने एक 6 मार्कर लिखा, फिर आप एक 15 मार्कर पे आ गए। फिर आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो बार बार सॉल्यूशन को पलटना पड़ेगा, उसको बार बार क्वेश्चन पेपर को आगे पीछे करना पड़ेगा, और सीधी सी बात है, इसमें उसका माइंड क्या होगा, खराब होगा। हमारी ईयरफोन की डोरी उलझ जाती है, उसको सुलझाने में परेशानी आती है, हम कितने परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और आपको एक काम करना है, एग्जामिनर को खुश रखना है, पूरे टाइम कॉपी चेक करे तब। आप नहीं हो वहाँ पर, आपकी फेस नहीं देखा है उसने कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने स्मार्ट हो, आपसे इंप्रेस हो जाएगा। आपकी कॉपी कितनी प्यारी वहाँ पर है बेटा, वो उससे इंप्रेस होगा। इस बात पे को क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक सी बातें हैं जो आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, और इनके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, पेपर में बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो लिख तो आप लोग सकते हैं बेटा कहीं भी क्वेश्चन, लेकिन मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह ये है, अगर आप क्रम को फॉलो करेंगे तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्रम को फॉलो करना है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, जो बेसिक सी बातें होती हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखना स्टार्ट किया क्या, भारत, ठीक है, और भारत ऐसे ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। बेटा ये गलत है, ये वाला जो स्पेस है ना आपको खाली छोड़ना है। आप ऐसे लिखिए कि अगर मैंने यहाँ पर आपके साथ क्या लिख दिया, भारत, ये लाइन यहाँ से शुरू होगी, ये लाइन यहाँ से शुरू होगी, फिर ये लाइन यहाँ से शुरू होगी। आप यहाँ से फिर शुरू करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो बचपन में करते आते थे, कहीं से भी कुछ भी लिख दिया। ज़्यादा कट्टिस पिट्टिस नहीं करनी है। कुछ बच्चों को बड़ी आदतें होती हैं। आदतें होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, रामलाल, ये रामलाल लिखा, अब मैं लिखूंगा शर्मा, तो शर्मा ऐसा लिख दूंगा। बेटा ऐसा शर्मा नहीं लिखना है, इतने बड़े बड़े शर्मा आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। मैं लिखूंगा यहाँ पर कृष्ण, तो कृष्ण को मुझे बेसिकली, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, का लिखा, कृष्ण ऐसा होना चाहिए, ये वाला कृष्ण। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये कृष्ण कर देंगे। बेटा ये कृष्ण नहीं करना है, मतलब जो वर्ड जहां पर आता है ना उसको वहीं पर लेके जाना है। ऐसा ना हो उसकी मात्रा आगे पीछे वाले शब्द पे चली जाए और दूसरे शब्द का क्या कर दे, मतलब बदल दे। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप लोग मेंस में ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको स्कोर करने में मदद कर देगा। गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन कम गलतियां हमको क्या करनी है, पेपर में करनी है। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि 100% गलतियां ना हो। बेटा होती हैं, ये तो इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो करना क्या है,
कि कम गलतियां करके आनी है मेंस में, किसी भी स्थिति में कैसे भी करके ज़्यादा गलतियां करने से क्या करना है, बचना है। इंसान है, मानव है, गलतियां होती रहती हैं, हम तो वैसे भी गलतियों का पुतला है, ज़्यादा हम सही कभी हो नहीं सकते हैं। बस एक प्रयास अपना ये होना चाहिए कि दूसरों से कम गलतियां हमें करनी है, और यही सिलेक्शन मांगता है कि जो कम गलतियां करेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। जो गलतियां नहीं करते वो तो पढ़ ही नहीं रहे ना बेटा, उनका सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा है। तो अपन को क्या करना है, कम गलतियां करना है, ज़्यादा गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आ रहे हैं। बेटा छोड़ के नहीं आना है, उसके आसपास अगर आप कुछ लिख सकते हो तो लिख दीजिए। एक और बहुत बड़ी समस्या आती है, सर लास्ट में टाइम नहीं बचता, क्या करें? तो बेटा पहले तो स्पीड प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड लेकर आइए। अगर नहीं भी बचता है तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका 2 क्वेश्चन रह गए 15 वर्ड्स के, आपके पास मात्र 5 मिनट का समय है, लिख ही नहीं जा सकते दोनों क्वेश्चन। तो मेरा मानना ये है कि आप वहाँ पर डायग्राम और फ्लो चार्ट बना के आ जाएं दोनों क्वेश्चनों में। 2-4 नंबर अगर पेपर आपको दे भी दे देगा, एग्जामिनर दे भी देगा, तो अपने लिए क्या रहेगा बेटा, बेनिफिशियल रहेगा। हर क्वेश्चन में डायग्राम, हर क्वेश्चन में जो आपके पास फ्लो चार्ट होता है ये बनाने से बचें। जहाँ पर नीड हो, जहाँ पर डिमांड हो, वहीं पर डायग्राम डालें, वहीं पर फ्लो चार्ट डालें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में 3 मार्कर में, 6 मार्कर में हर जगह डाल रहे हैं डायग्राम। बेटा ये इरिटेटिंग होता है, अच्छा नहीं लगता ना। ब्यूटी, सिंपलिसिटी हमेशा अच्छी लगती है। तो जितने साधारण आप लोग रह सकते हो उतने साधारण रहने की कोशिश करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बने, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें। एग्जामिनर बड़ा अनुभव लेकर चलता है, समझ जाता है कि कौन अभी ज़मीन पर है, कौन धरातल पर है, कौन उड़ने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, इनको आपको क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है। और समय समय पर जितना मुझे समय मिलेगा, या मुझे जो लगता है कि कुछ परेशानियाँ और आ सकती हैं बच्चों को, आपको लगता है कोई हमारी कमेंट है, आपको जो दिक्कतें हैं, आप कमेंट यहाँ पर जरूर करें। कोशिश करें लेक्चर को शेयर करने की, लाइक करने की, आपका फीडबैक जरूर दें। और मेरा एक प्रयास रहेगा कि मेंस आप जब तक देने जाएं, आपके साथ हमेशा यहाँ पर जुड़ा रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, गुड डे।